नमस्कार। इतिहास को समझना अक्सर लगता है जैसे बस पुरानी भारी भरकम किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर हम इसे एक जासूसी खेल बना दे तो। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं, और हमारे सुराग वो होंगे कुछ मल्टीपल चॉइस सवाल। सवाल तो काफी दिलचस्प है ना? भला एक साधारण सा सवाल किसी पूरे प्राचीन साम्राज्य के राज कैसे खोल सकता है? आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी पर टिकी है। यहाँ हर सवाल एक बंद दरवाजे की चाबी की तरह काम करेगा। तो चलिए तैयार हो जाइए हिस्टोरिकल डिटेक्टिव्स बनने के लिए। हर सवाल एक नया सुराग होगा, और हर जवाब एक बड़ी सी पहेली का एक छोटा सा हिस्सा। इन्हीं टुकड़ों को जोड़ जोड़कर हम प्राचीन भारत की एक तस्वीर को पूरा करेंगे। ओके, तो अपनी जांच की शुरुआत करते हैं उन ग्रंथों से जिन्होंने साम्राज्यों की बुनियाद रखी। देखिए, ये सिर्फ किताबें या कहानियां नहीं हैं, ये पावर और स्ट्रैटेजी के असली दस्तावेज हैं। तो पेश है हमारा पहला क्लू। सवाल है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? ऑप्शंस हैं कौटिल्य, जयसिंह, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य। ये एक सवाल हमें सीधा मौर्य साम्राज्य के दिल में ले जाता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कौटिल्य। एक ऐसा नाम जो स्ट्रैटेजी और पॉलिटिक्स का आप कह सकते हैं दूसरा नाम है। तो इस जवाब से हमें पता क्या चलता है? देखिए, कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और उनका लिखा अर्थशास्त्र ये बस एक किताब नहीं है, ये स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर एक मास्टर गाइड है। इसी ने तो एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए अब अपने अगले साहित्यिक सुराग की तरफ बढ़ते हैं, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये पहले वाले क्लू से कैसे जुड़ता है। सवाल है, नाटक मुद्रा राक्षस में किस राजा की कहानी है? ये सुराग अपने आप में ये बताता है कि उस वक्त इतिहास को नाटकों के जरिए भी रिकॉर्ड किया जाता था, और इसका जवाब हमें वापस वहीं ले आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के पास। ये पूरा नाटक इसी बात पर है कि कैसे चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में आए। तो देखा आपने, पहला क्लू था स्ट्रैटेजिस्ट के बारे में, और दूसरा क्लू है उस राजा के बारे में जिसे उस स्ट्रैटेजी से गद्दी मिली। पजल के टुकड़े जुड़ रहे हैं। ओके, पॉलिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं समाज की बनावट पर। मतलब समाज उस वक्त कैसा था? क्या समाज हमेशा वैसा ही होता है जैसा ऊपर से दिखता है? हमारा अगला सुराग सातवाहन समाज की एक ऐसी ही पहेली सामने रखता है। सवाल सीधा सा है, सातवाहन समाज क्या बहुत रिजिड था, यानी कठोर नियमों वाला, या फिर प्रोग्रेसिव था? जो सबूत हमें मिलते हैं वो एक अजीब सा विरोधाभास दिखाते हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स है। एक तरफ समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था काम के आधार पर, अधिकारियों से लेकर मछुआरे, बढ़ई, सब अलग अलग। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत ये भी कहते हैं कि समाज पूरी तरह से संकीर्ण सोच वाला नहीं था। उसमें पहले जैसी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन, अभी भी काफी हद तक मौजूद था। तो कहने का मतलब ये कि नियम जरूर थे, पर शायद वो पत्थर की लकीर नहीं थे। अच्छा, अब अपनी जांच का एंगल थोड़ा बदलते हैं। अब हम देखेंगे उन छोटे लेकिन बहुत ठोस सबूतों को जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं सिक्कों की। धातु के ये छोटे छोटे गवाह अपने जमाने की बड़ी बड़ी कहानियां सुना जाते हैं। सोचिए जरा, कोई सातवाहन राजा अपने सिक्के पर एक जहाज की तस्वीर क्यों बनवाएगा? ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा आर्थिक सुराग। इसका जवाब है ट्रेड, व्यापार। यज्ञ सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि उनके साम्राज्य का दूर दूर के देशों के साथ एक मजबूत समुद्री व्यापार था। एक छोटी सी तस्वीर उनकी अर्थव्यवस्था और ग्लोबल कनेक्शंस के बारे में कितना कुछ बता रही है। चलिए एक और सिक्का उठाते हैं, और ये एक नया सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या जो विदेशी शासक भारत आए उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपनाया? इसका जवाब भी इन सिक्कों पर ही मिलता है, खासकर इंडो-ग्रीक यानी हिंद यूनानी शासकों के सिक्कों पर। और जवाब है हाँ, बिल्कुल अपनाया। राजा अगाथोकल्स के सिक्कों को देखें तो उन पर हिंदू देवताओं वासुदेव और बलराम की आकृतियां साफ साफ दिखती हैं। ये सुराग संस्कृतियों के मिलन का, उनके संगम का एक जबरदस्त सबूत है। ये दिखाता है कि शासक भले ही विदेशी थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के विश्वासों को अपनाया, उन्हें सम्मान दिया। और ये देखिए, ये है हमारा एविडेंस बोर्ड। ये वही स्रोत दस्तावेज हैं जहां से हमने ये सारे सुराग इकट्ठे किए हैं। हर एक सवाल ने अतीत की एक नई परत को खोला है, हमें सीधा उस दौर के सबूतों से जोड़ा है।
अब हम अपनी जांच के आखिरी चरण में हैं। यहाँ हम धर्म और राजकीय संरक्षण के कनेक्शन को देखेंगे। आखिर कौन सा शासक किस देवता को सम्मान देता था, ये उनकी प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। कुषाण साम्राज्य एक बहुत ही विविध साम्राज्य था। तो हमारा आखिरी सवाल, उनके सिक्कों पर कौन सी धार्मिक हस्तियां दिखती थीं? बुद्ध, जैन तीर्थंकर या फिर दोनों? यहाँ सिक्कों से मिला सबूत एकदम साफ है। बुद्ध, बिल्कुल, कुषाण राजा हुविष्क के सिक्कों पर उन्हें दिखाया गया है। जैन तीर्थंकर, नहीं, उनके होने का कोई सबूत नहीं मिलता। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि भले ही मथुरा उनके साम्राज्य में जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र था, लेकिन शाही संरक्षण बौद्ध धर्म को मिल रहा था। सही कहते हैं, कभी कभी जो चीज नहीं होती वो भी एक पूरी कहानी सुना जाती है। तो इतनी जांच पड़ताल के बाद हमारी इस ऐतिहासिक जासूसी की केस फाइल क्या कहती है? हमने इन सवालों के जवाब ढूंढकर आखिर क्या समझा? हमारी जांच ने यह साफ कर दिया है कि राजनीतिक शक्ति को ग्रंथों में लिखा गया और नाटकों में मनाया गया। समाज, परंपरा और बदलाव का एक जटिल मिश्रण थे, जहां नियम भी थे और लचीलापन भी। और सिक्के, वो तो व्यापार, धर्म और सांस्कृतिक संगम के छोटे छोटे बिलबोर्ड की तरह थे। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इतिहास एक ऐसी विशाल पहेली है जिसके बहुत सारे टुकड़े अभी भी गायब हैं। हर सवाल एक सुराग है, और सोचने वाली बात तो ये है कि न जाने अभी और कितने सुराग हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।